हेलो। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। ओके सर, डिविडेंड पॉलिसी। हाँ, डिविडेंड पॉलिसी सर इम्पॉर्टेंट है। हाँ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे हर टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट लोग के मन में इस चैप्टर का खौफ भरा हुआ रहता है। स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि यह चैप्टर बहुत ही टफ है, पर ऐसा नहीं है। इस चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर इसका आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो डैम श्योर कि आपको ये चैप्टर से मोहब्बत हो जाएगा। सही में, हाँ सही में। तो पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। दीजिएगा? हाँ सर जरूर। चलिए आप हमको बताइए कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड तो सुने ही होंगे। हाँ सर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इसका ऑब्जेक्टिव बताइए तो आप पहले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? याद है कि भूल भाल गए? सर याद है तो बताइए क्या होता है। सर आप बताए थे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग यहां पर काम करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही उद्देश्य, एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करता है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर के फेवर में। जितना ज्यादा हो सके इक्विटी शेयर होल्डर का बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए, उसके वेल्थ को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। सिंपल सा बात है। पर हाउ कुड बी पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? कैसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को क्या बढ़ा सकते हैं? कोई आइडिया? इसका एक रीजन आपको देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा? मैक्सिमाइज करना होगा। सर क्या मैक्सिमाइज करना होगा? क्या मैक्सिमाइज करना होगा? प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस, जो भी इक्विटी शेयर्स है ना इक्विटी शेयर होल्डर का, तो जो उसके इक्विटी शेयर है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता रहता है, जो ट्रेड करते रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, जिस कंपनी के शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। हालांकि बहुत ऐसे कंपनी होते हैं पब्लिक होने के बावजूद भी वो ट्रेड नहीं करते। खैर, तो जिस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करता है, सिंपल सा बात है ना, उसका मार्केट प्राइस आप बढ़ाने का सोचिए। आप उसका मार्केट प्राइस यानी कि वो जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस हम लोग यहां पर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप मार्केट प्राइस इसको हम लोग एमपीएस भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है ना, ऑफ शेयर्स। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हम लोग यहां पर बढ़ाने का सोचेंगे। जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ेगा, मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का नाम था ए, ठीक है ना, उसके पास कंपनी का 1000 शेयर्स था। कितना शेयर था? 1000 शेयर था। और एक शेयर का मार्केट में रेट चल रहा था 100। तो उसका वेल्थ कितना हो गया बताइए तो? सही इंटू कर दीजिए, 1 लाख। गुड। पर जैसे ही उसका मार्केट प्राइस आप बढ़ा दीजिएगा, मार्केट प्राइस बढ़ के 200 हो जाएगा, तो जानते हैं उसका वेल्थ कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो हुआ ना, वेल्थ मैक्सिमाइज हो गया कि नहीं हो गया? बस अब क्या किए? मार्केट प्राइस आप बढ़ा दिए। तो हम लोग लग जाएंगे इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में मतलब क्या? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर का ये काम ही है कि आप वेल्थ इसको बढ़ाने के लिए आपका मार्केट प्राइस बढ़ाना होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि क्या डिविडेंड डिसीजन से हम लोग मार्केट प्राइस बढ़ा सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि क्या डिविडेंड डिसीजन से, डिविडेंड पॉलिसी से, कुछ आपका डिविडेंड पॉलिसी से मार्केट प्राइस हम लोग बढ़ा सकते हैं इक्विटी शेयर का। समझे? सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, समझाते हैं फिर से एक बार आपको। आप एक काम करिए,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिए, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके सर, सब बताइए किस किस बेसिस पर। सबसे पहला आप मान लीजिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। दूसरा को आप दे दीजिए हेडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। अब आप ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ये 3 फैक्टर्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर दिए। सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग फंड लेकर आते हैं मार्केट से, मतलब फंड जनरेट करते हैं, फंड का जुगाड़ करते हैं और फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन करते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपेंशन के लिए या फिर कोई भी काम के लिए, ग्रोथ के लिए हम लोग फंड का यूटिलाइज करते हैं। अब जब फंड का यूटिलाइज कर दिए तो उससे अब प्रॉफिट आना चालू होगा। अब प्रॉफिट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को उनके जो उन लोगों का रिटर्न देंगे। तो ले दे के बात ये है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 3 डिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि इस 2 टॉपिक के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में फोकस नहीं करना, पर आपको बेसिक आइडिया देते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट मतलब हुआ सोर्सेस ऑफ फंड, आप कहां से फंड जनरेट करेंगे। तो आप बताइए कहां से फंड जनरेट करिएगा, इसके बारे में बात हो चुका था स्टार्टिंग में ही, बहुत शुरुआत में ही चैप्टर करवाया जा रहा था तो बात हो चुका था। फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि हम लोग उस सोर्सेस को वहां से हम लोग फंड जनरेट करेंगे, वहां से हम लोग फाइनेंस करेंगे जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होगा, आपका प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, ये तो कॉस्ट का टेक्निक है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में हैं, बाकी का इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में उन लोगों का नजर जाएगा। उन लोग क्या सोचेंगे, अरे वाह इस कंपनी का तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो जैसे ही उन लोगों को लगेगा कि इस कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है तो वो क्या करेंगे, आपके कंपनी का शेयर्स को परचेज करने की कोशिश करेंगे। परचेज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ जाएगा तो लो ना, शेयर प्राइस बढ़ गया। तो ये एक टेक्निक है कि शेयर प्राइस बढ़ाने का। उसी तरह से आप फंड का सही से यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रॉफिट होगा तो फिर से वही टेक्निक। तो ये दोनों में खास कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब वैसे आपको बता दें कि 2 तरह से हम लोग ये फंड को जनरेट करते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेब्ट। इसके बारे में भी कई बार बात हो चुका है। तो हालांकि ये 2 टॉपिक इस चैप्टर के लिए नहीं है, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। द की सेंटर हम लोग का ये रहेगा, डिविडेंड डिसीजन। मतलब कि हाउ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। मतलब डिविडेंड पे करना है कि पे नहीं करना है, कितना करना है कितना नहीं करना है, इस डिसीजन के ऊपर सोचना होगा। क्यों? क्योंकि यही डिसीजन आपका कंपनी का मार्केट प्राइस, इक्विटी शेयर का इफेक्ट करेगा। समझ पाए सर कैसे? यही तो चैप्टर में एनालाइज करना है, तभी तो आप लोग में से जुड़े हुए हैं इस चैप्टर में, यही चीज पता करने के लिए। सर कैसे? आप जो एक बार में ये स्टेटमेंट दे दिए कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, समझ आ रहा है, इफेक्ट करेगा मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। सर कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? इसी चीज के लिए तो आप मेरे पास आए हैं, ये चीज को पढ़ने के लिए। तो हम लोग इस चैप्टर में यही एनालाइज करेंगे, यही एवेल्यूट करेंगे कि जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड, वो कैसे मार्केट प्राइस को इंपैक्ट करेगा। होप कि आपको ये समझ में आया हो। ओके सर, समझ में आया है। तो आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड 2 तरह से होता है, इक्विटी और डेब्ट। और इक्विटी को हम लोग ओन्ड कैपिटल बोलते हैं और डेब्ट को हम लोग बोरोड कैपिटल बोलते हैं। सर हम लोग को पता है, अच्छा आप लोग ज्ञानी हैं। ओके, यहां तक हो गया क्या? इसको नोट कर लिए, इसको नोट करिए जल्दी से। एक काम करिए ना, इसको 0.1 डाल दीजिए
इसको .2 डाल दीजिए, यहां पर लिख दीजिए फंक्शन, बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन। तो हम लोग का की सेंटर क्या रहेगा? अच्छा, डिविडेंड डिसीजन। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब पॉइंट नंबर 3 ना, पॉइंट नंबर 3 सर इधर से क्यों नहीं लिखते? चलो लिख दिए। द मेन एम ऑफ this chapter क्या होगा? To analyze and evaluate how payment of dividend affect the share price of equity। समझे? कैसे डिविडेंड शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके ओके सर। इस चीज को समझने के लिए आप एक काम करिए, शेयर होल्डर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। शेयर होल्डर को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। अब शेयर होल्डर को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करिएगा, तो पहला आप लिख दीजिए हु प्रेफर डिविडेंड। दूसरे में डाल दीजिए हु डोंट प्रीफर डिविडेंड। ओके, हु प्रीफर डिविडेंड, हु डोंट प्रीफर डिविडेंड। अब वो लोग जो लोग डिविडेंड प्रीफर कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमको डिविडेंड मिले, और वो लोग जो लोग डिविडेंड नहीं मिले। अब ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? जो चाहते हैं कि डिविडेंड मिले, जो चाहते हैं कि डिविडेंड मिले वो कोई और नहीं, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, ओल्ड पर्सन, ठीक है ना। और जो चाहते हैं कि डिविडेंड नहीं मिले वो हम लोग बोल सकते हैं यंग पर्सन या फिर वर्किंग पीपल, ठीक है ना, वर्किंग पीपल। सर ऐसा क्यों लिखे, बताते हैं। शेयर होल्डर को, कंपनी जो होता है ना, शेयर होल्डर को 2 नजर से देखता है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, समझ में आ रहा ना, व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। ध्यान से समझिएगा प्लीज, ये सच में इतना आसान नहीं है, पर आप इस चीज को थ्योरेटिकल पोर्शन आप ध्यान समझ लीजिएगा ना, कॉन्सेंट्रेट करके, तो होप कि आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। चलिए आइए अब यहां समझना कोशिश करिए, कम से कम यहां से समझना कोशिश करिए कि कंपनी जो है शेयर होल्डर को 2 नजर से देखता है। मतलब कंपनी के लिए सारा शेयर होल्डर एक समान, जैसा एक समान नहीं है, सारे लोग एक समान नहीं है। कंपनी शेयर होल्डर को 2 नजर से देखता है। एक वैसा शेयर होल्डर है जैसा जो चाहते हैं कि मेरे को डिविडेंड मिले,
मेरे को कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड दे। और एक उस तरह के शेयर होल्डर होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं 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 कंपनी डिविडेंड ना दे, अपने पास ही रखे। सर ना दे अपने पास रखे मतलब अभी ना दे, अपने पास रखे, जमा करे, एक्यूमुलेट करे, कॉर्पस करे और एक ही बार में रिटायरमेंट के समय मेरे को दे, ग्रोथ के साथ दे, ग्रोथ के साथ दे। क्योंकि अभी अगर दे देते हैं तो तुम क्या करोगे, फुचका खाने, झाल मुड़े खाने में पैसा लगा दोगे। इससे बढ़िया है कि कंपनी के पास ही रहने दो, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और एक बार जब रिटायरमेंट होगा, जब हम कामकाज छोड़ देंगे, जब हम लोग कामकाज छोड़ देंगे, जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, तब एक ही बार में पैसा लेंगे कंपनी से। ओके ना। तो वो उस तरह के पर्सन कौन होते हैं, यंग पर्सन, वर्किंग पर्सन। ये वर्किंग पर्सन जो होते हैं ना, वो जनरली नहीं चाहते कि डिविडेंड मिले। बात समझ में आ रहा है ना। पर जो यंग पर्सन नहीं है, सीनियर सिटीजन है, वो चाहते हैं कि डिविडेंड मिले, डिविडेंड मिले। ये चाहते हैं डिविडेंड नहीं मिले और ये चाहते हैं डिविडेंड मिले। क्यों मिले? अरे डे टू डे इनका नीड्स है, उस नीड्स को, उस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, इनका डे टू डे खर्चा है, नीड्स है, उसको मिट करने के लिए तो इनको डिविडेंड चाहिए ना भाई। इनको तो पैसा चाहिए, बिकॉज अब ये काम करना बंद कर चुके थे और जो भी वो काम कर रहे थे अपने पिछले पास्ट ईयर्स में, वो जो भी सेविंग आ रहा था वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, कंपनी का शेयर्स खरीद रहे थे। इसीलिए शेयर्स खरीद रहे थे कि जब बुढ़ापा होगा, जब रिटायरमेंट होगा तो मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। जो भी हम सेविंग्स को वहां जमा कर दिए हैं, वहां से मेरे को वहां से जो भी मेरे को डिविडेंड मिलेगा, उससे मेरा रोजी रोटी चलेगा, उससे मेरा बेसिक नेसेसरी पूरा होगा, वो अपना डे टू डे नीड्स को पूरा मिट कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि डिविडेंड मिले और ये चाहते हैं डिविडेंड ना मिले। अब हो गया दोनों में झगड़ा। अब कंपनी क्या करेगा? तुम हो कंपनी का मैनेजर, अब बताओ डिविडेंड दोगे कि नहीं दोगे? चलो तुम्हारे पे हम टिकला फोड़ दिए, अब बताओ डिविडेंड दोगे कि नहीं दोगे? ये लोग क्या चाहते हैं? हु प्रिफर डिविडेंड। क्यों? बिकॉज दे वांट टू मीट डे टू डे नीड्स। ठीक है ना। और ये क्या चाहते हैं जरा बताइए ना, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि दे विश accumulate, they wish to accumulate the fund, ठीक है ना, for their retirement through growth. Okay, they wish to accumulate the fund for their retirement through growth. यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब बताइए कंपनी किसका बात सुने? चलिए अब बताइए कंपनी किसका बात सुने? कंपनी किसका बात सुने? क्या यंग पर्सन लोग का बात सुने कि क्या सीनियर सिटीजन का बात सुने? आप मेरे को बताइए किसका सुनना चाहिए? सर हम लोग यंग हैं, हम लोग का बात सुनना चाहिए। अब बगल में तुम्हारे गार्जियन अगर वीडियो देख रहे हो तो वही तो बोलेंगे अच्छा नहीं 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 हम लोग का बात सुनना चाहिए। तो कंपनी शुड टेक बैलेंस अप्रोच। समझ में आ रहा है? कंपनी को बैलेंस अप्रोच करना होगा। बैलेंस, एक को नाराज कर दिए तो फिर दूसरे को भी तो, दूसरे से आपको नुकसान होगा। एक को नाराज कर दिए तो एक से फायदा लिए और दूसरे को तो, दूसरे जो ग्रुप है मान लीजिए इसके लिए फायदा पहुंचा दिया, इसको नाराज कर दिए तो फिर तो ये तो चला गया, कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा? कंपनी को बैलेंस अप्रोच फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कंपनी शुड फॉलो बैलेंस अप्रोच टू, लिखो एक लाइन, टू इवैल्यूएट दिस situation company should follow balanced approach। कंपनी को बैलेंस अप्रोच फॉलो करना चाहिए, यानी कि डिविडेंड
देते रहे हर साल 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 की डिविडेंड एक बार में इकट्ठा होकर 5 साल 6 साल या एक बार में दे, क्या करें बताइए। ये डिसीजन लेना है कि डिविडेंड को हर साल देते रहे कि डिविडेंड को एक बार में ही दे, समझे। ये डिसीजन लेना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझ लगे रहिएगा, समझ में आ रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक और हम तरकीब देते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए ये आर का मतलब हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और ये देते हैं RE, इसका मतलब मान लीजिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी शेयर। सर ये क्या है? ये तो समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे कुछ नहीं, के ठीक है ना, KE। तो अब समझिए यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा जान है, ये जान किडनी है मान लीजिए चैप्टर का। अच्छा अब एक बात बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ना स्मॉल r कर दीजिए ना, ठीक है। कैपिटल R को हम लोग रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, और r स्मॉल r को हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए आपका रेट ऑफ रिटर्न ये हुआ, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ कंपनी का रिटर्न, समझ में आ रहा है। और ये रिटर्न का मतलब हुआ मार्केट का रिटर्न, ओके। ये रिटर्न का मतलब हुआ कंपनी का रिटर्न, और ये रिटर्न का मतलब हुआ आपका ये मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए बात समझिए, मान लीजिए कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये R, कैपिटल R जो है वो है 10%। कंपनी को आप पैसा दीजिएगा तो कंपनी आपको 10% कमा के देगा, गुड। कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न आया 10%। पर मार्केट में आपका रेट ऑफ रिटर्न आप पता किए तो मालूम चला 8%। मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। मार्केट में अगर 8% दे रहे हैं तो आप अपना कॉमन सेंस बुद्धि लगाइए ना, आप एक कंपनी का शेयर होल्डर है, आप डिविडेंड ये आप कंपनी का शेयर्स परचेज किए हुए थे, और शेयर्स परचेज किए हुए थे तो आपको कंपनी डिविडेंड देने का सोच रहा है, और आपको डिविडेंड अगर कंपनी दे दिया तो उस पैसा को क्या करिएगा? फुचका खाइएगा, सब पचा लीजिएगा। उस पैसा को आप वापस से कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के लिए, रिटायरमेंट के लिए आप उस पैसा को कहीं यूटिलाइज करिएगा ना। अब मार्केट में रेट आपका 8% है, कंपनी दे रहा है, कंपनी के पास पैसा छोड़ देते, कंपनी उस बिजनेस में आप पैसा लगाए थे, जिस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ था वो कंपनी आपको कमा के दे रहा है 10%। मार्केट में आप लगाने गए तो मार्केट वाले बोल रहे हैं कि हम 8% से ज्यादा देंगे नहीं। तो बुद्धि है, आप पैसा को क्या लेकर कंपनी से निकाल कर आप कहीं और पैसा लगाइएगा कि उस कंपनी में ही रहने दीजिएगा, बिकॉज कंपनी में आपको 10% मिल रहा है और मार्केट में कितना मिलेगा? 8%। तो इस केस में आप कंपनी से निवेदन करिएगा, हे कंपनी महोदय, समझ में आ रहा है, हे कंपनी महोदय, आप ना हमको पैसा वैसा मत दीजिए, आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि आप अपने पास रखिएगा तो मार्केट से 2% ज्यादा कमा दीजिएगा, कमा कर मेरे को दीजिएगा, ओके। अगर हमको आप दे दिए तो हम मार्केट में लगाएंगे तो बस 8% कमाएंगे। होप की समझ आ रहा है। तो जब मार्केट में ये जो कैपिटल आर है वो ज्यादा हो और रेट ऑफ इसको हम लोग KE बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो बोल सकते हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो अगर कम है तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में आपको डिविडेंड बहुत कम देना चाहिए, आपको डिविडेंड बहुत कम देना चाहिए। डिविडेंड शुड बी मिनिमम, dividend payout should be
मिनिमम, जितना कम हो सके उतना कम आपको हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। ओके, जितना कम हो सके। बिकॉज क्यों, वापस से बताइए क्यों, क्योंकि आपको हम अगर डिविडेंड दे देते हैं तो उस पैसा को आप सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा। तो कंपनी में आप पैसा छोड़ दिए है ना, वो सही जगह पे यूटिलाइज है, तो कंपनी क्या करेगा, डिविडेंड कम देगा। तो बताइए आप खुश हो गए कि नहीं हो गए? अगर डिविडेंड कम दिया, मिनिमम दिया, तो पैसा तो कंपनी के पास ही रह गया। अब कंपनी उस पैसा को क्या करेगा, उस कंपनी उस पैसा को ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए लगाएगा और रिटर्न 10% तो कम से कम कमा के देगा। क्लियर है? ओके। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, कंपनी कमा के दे रहा है 10%, कंपनी कमा के दे रहा है 10%, पर मार्केट में 15% रेट चल रहा है। कंपनी कमा के दे रहा है 10%, पर मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 15%। कंपनी मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 15%। इस केस में आप क्या करिएगा, तो कंपनी से उम्मीद करिएगा, हे भगवान कंपनी मेरे को पैसा दे दे, कंपनी मेरे को पैसा दे दे। इसलिए दे दे कि कंपनी अगर पैसा मेरे को दे देता है तो उस पैसा को हम कहीं और पैसा लगा दे, उस पैसा को कहीं और हम यूटिलाइज कर देंगे और वहां से हमको मिलेगा 15%। क्योंकि जिस कंपनी में हम पैसा लगाए हैं वो तो 10% कमा के दे रहा है, पर दूसरे कंपनी में पैसा लगाएंगे, दूसरे जगह पैसा लगाएंगे तो मेरे को 15% मिलेगा। तो इसलिए कंपनी से आप क्या उम्मीद करिएगा कि डिविडेंड दे। तो जब कभी भी ये सिचुएशन आपके सामने आए ना, RE आपका मोर देन R हो जाए, ठीक है ना, RE आपका मोर देन R हो जाए, RE आपका मोर देन कैपिटल R हो जाए, तो इस सिचुएशन में डिविडेंड क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड पे आउट शुड बी क्या होगा बताओ, शुड बी, अरे बोलो ना, हाँ मैक्सिमम। सर आप सुन पा रहे हैं, क्यों नहीं, कान नहीं है मेरा? नहीं सर वो मतलब नहीं था हम लोग का, मतलब आप तो वीडियो में है ना, हाँ सुन पा रहे हैं। दिल का कनेक्शन लगा हुआ है, तुम लोग को अच्छा से पहचानते हैं हम, समझ में आ रहा है ना, तुम लोग को अच्छा तरीके से पहचानते हैं, इसलिए टेंशन लेने का बात नहीं है, सुन पा रहे हैं। ओके, तो बताइए अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है फोकस करो। ये तो यहां तक क्लियर हुआ क्या? हाँ तो बताइए, वापस से बताइए क्या कर सकते हैं आप? सर क्या कर सकते हैं मतलब, अरे मतलब कि अगर आपका कैपिटल R ज्यादा हो, ठीक है ना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हो एज कंपेयर्ड टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आप देखिए अपने भाषा में इसको अडेप्ट करने की कोशिश करिए, तुरंत आप इसको ट्रांसफर करिए अपने लैंग्वेज में। जैसे कि R जैसे हम बोले तो सोचो कि कंपनी कमा के दे रहा है, कैपिटल R बोले ना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले ना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले ना, तो ऐसे समझो कि कंपनी कमा के दे रहा है। और जैसे हम RE बोल रहे हैं तो ऐसे सोचो कि मार्केट का रेट कितना है, KE बोल रहे हैं तो सोचो मार्केट का रेट कितना है। तो फट से एनालाइज दिमाग में करो, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करो कि अच्छा कंपनी कमा के दे रहा है 10%, मार्केट में है 8%, तो कंपनी में पैसा रखने देते हैं, कंपनी में पैसा रहने देते हैं, वहां से हम डिविडेंड नहीं लेंगे, तो डिविडेंड नहीं लेंगे तो हम लोग को डिविडेंड कम मिलेगा, यानी कि कम मिलेगा मतलब डिविडेंड पे आउट कम होगा। तो टेक्निकल भाषा में ये बात करें कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, देन कंपनी शुड मिनिमाइज देयर पे आउट रेशियो, मिनिमाइज देयर पे आउट रेशियो। सर पे आउट रेशियो क्या होता है, सब्र करो 1-2 मिनट। और दूसरा कि इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कंपनी, वापस से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कंपनी, then dividend payout should be maximum। क्लियर है यहां तक? ओके सर ये लिख ले, हाँ लिख लो, जल्दी से लिखो। सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो क्या होगा, लिख लो, बता रहे क्या होगा। if this policy followed share price of
लिख लो, इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी, ऐसे लिखो ना, मार्केट शेयर प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी मैक्सिमाइज, मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम। अच्छा, अगर ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो हम लोग मार्केट प्राइस यानी कि शेयर प्राइस इक्विटी का बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आपको आंसर मिला। पहला आपका क्वेश्चन क्या था जरा बताइए। तो पहला आपका क्वेश्चन था कि ये क्या क्वेश्चन था, हाँ, वेल्थ ऑफ द कंपनी, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, वही था ना, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, हाउ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी मैक्सिमाइज। समझ में आ रहा है कैसे मैक्सिमाइज होना चाहिए, कैसे मैक्सिमाइज होगा, कैसे वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर मैक्सिमाइज होगा। तो इसका आंसर ये दिए थे हम कि भाई आप एक काम करिए ना, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ा दीजिए, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस अगर बढ़ा दीजिएगा तो अब मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये पूछे कि भाई इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगा, तो हम आपको बताए थे डिविडेंड का डिसीजन लेकर। अब डिविडेंड का डिसीजन में आपको दिक्कत ये आ रहा था कि भाई दो तरह का ये लोग होते हैं, एक होते हैं कि भाई हमको डिविडेंड तुरंत दो, अभी साल ही दो, और एक होता है नहीं डिविडेंड अभी मत दो, बाद में देना, एक बार में एक्युमुलेट करके देना। तो आप किनका बात सुनिएगा, तो आप सही डिसीजन लीजिएगा। तो सही डिसीजन आपका ये था, किसी का बात नहीं सुनिएगा, दिल का सुनिएगा, सही कॉन्सेप्ट का सुनिएगा। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा अब यही बताना चाह रहा है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न, आपका कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के रेट से ज्यादा है तो डिविडेंड दे दीजिए ना, सॉरी डिविडेंड मत दीजिए ना। आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न से, तो डिविडेंड मत दीजिए। पर मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है आपका रेट ऑफ रिटर्न से, तो डिविडेंड पे आउट दे दीजिए। जितना मैक्सिमम रखिएगा उतना बढ़िया है, ठीक है ना, जितना ज्यादा दे पाइएगा उतना दे दीजिए। और यहाँ पर कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं दीजिएगा, कुछ तो दे दीजिए। पर हाँ, जितना कम रखिएगा उतना आपको फायदा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको ये टॉपिक समझ में आया, पूरा का पूरा यहाँ तक समझ में आया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया चैप्टर का। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, ये चीज को हमेशा फॉलो करेंगे, ये फॉलो करके हम लोग आगे। चलिए 0.5 डाल दीजिए। होप कि यहाँ 0.4 तक आपका पूरा हो चुका होगा। 0.4 ही था ना, पता नहीं, चलिए ठीक है, जो भी है पॉइंट डाल दीजिए आप। लिखिए मॉडल्स इन डिविडेंड पॉलिसी। तो कितना मॉडल्स है आपके पास? यहां पर टोटल 3 मॉडल है, ठीक है ना। सबसे पहला आपको मॉडल मिलने वाला है वॉल्टर्स मॉडल। दूसरा मिलने वाला है आपको गॉर्डन, और तीसरा मॉडल है मोदिग्लियानी मिलर मॉडल, MM मॉडल, ठीक है ना। हालांकि वापस से हम बोल रहे हैं ये बीकॉम में नहीं है, ठीक है ना, ये बीकॉम में नहीं है, आपका सिलेबस में वॉल्टर और गॉर्डन ही है। देखो चेहरा पे कितना खुशी हो जाता है, बोल दो कि सिलेबस में नहीं है तो। चलिए, पर वैसे CMA में है वॉल्टर और गॉर्डन। वॉल्टर और गॉर्डन लगभग एक ही तरह का बात बोले थे, ठीक है ना। ये जो बोले थे, ये बोले थे कि डिविडेंड डिसीजन इफेक्ट द क्या शेयर प्राइस, ठीक है ना। पर ये इररिलेवेंस थ्योरी, ठीक है। मतलब डिविडेंड डिसीजन डज नॉट
इफेक्ट द शेयर प्राइस। अच्छा, मतलब ये दोनों बात किए थे कि सही में शेयर प्राइस जो है वो इफेक्ट होता है डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। मतलब डिविडेंड डिसीजन आप चेंज करिएगा, डिविडेंड पॉलिसी आप चेंज करिएगा तो पक्का है कि शेयर प्राइस इफेक्ट करेगा। पर मोदी गिलानी मिलर जो मॉडल है ये बताया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई मतलब नहीं है डिविडेंड का। डिविडेंड पे कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो दोनों का दोनों तो पे कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, दोनों से ही आपका शेयर वैल्यू मार्केट में आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है इररिलेवेंस थ्योरी, और इन दोनों को मॉडल और गॉर्डन को एक ही तरह से माना जाता है। ठीक है ना? तो इस मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल किए होंगे तो आपको पता होगा, फिर भी आपको एक बार रिकैप करवा दे, तैयार कर दे कि हम लोग चैप्टर में उतरने से पहले वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ले लिए हैं। बस कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर ध्यान में रख लिए तो हम लोग आराम से चैप्टर में कूद सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी, मतलब हलवा चैप्टर है। हाँ, तो आप पहले बताइए कि ईपीएस कैसे आता है। सर ईपीएस आने का तरीका क्या है बताइए, कैसे हम लोग क्या करेंगे ईपीएस आएगा। नेट प्रॉफिट जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको इफेस। ठीक है ना? इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका है। ईएटी रहता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होता है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिए हैं ईएटी में तो इफेस होता है। इफेस को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इफेस आ जाएगा। सॉरी, ईपीएस को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड मार दीजिएगा तो ईपीएस आ जाएगा। और क्या? तो ईपीएस का फॉर्मूला आप समझ गए। दूसरा आप नोट कर लीजिए, पे आउट रेशियो। ये पे आउट रेशियो क्या होता है? पे आउट रेशियो देखिए, पे आउट रेशियो का मतलब ये हुआ कि सपोज, वैसा फॉर्मूला इसका हम बता दें पहले, डीपीएस बाई ईपीएस। ठीक है ना? इंटू 100, या परसेंटेज भी बोल सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। चलिए डीपीएस बाई ईपीएस रहने देते हैं, रेशियो लिखा हुआ है। तो आप अब समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए सपोज, समझ में आ रहा है ना, आपका ईपीएस है 10 रुपया, आपका अर्निंग है 10 रुपया। बिल्कुल ये पैसा आप ही का है। 10 रुपया किसका है? आपका है। आप कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। पर क्या कंपनी 10 रुपया जो पूरा है वो पूरा का पूरा आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया? क्या पूरा का पूरा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया? ये 10 रुपया जो आपका बनता है क्या पूरा दे दिया? कुछ पैसा रखा नहीं ग्रोथ के लिए? कैसा कंपनी है आपका? छी छी छी। मतलब 10 रुपया आपका कंपनी कमाया आपके लिए, आपके हिस्से का 10 रुपया, तो वो सारा पैसा आपको दे दे, कुछ पैसा रखे नहीं ग्रोथ के लिए। बात समझ रहा है? तो हाँ सर रखिए, मेरा कंपनी तो रखेगा। तो बस वही बात है। पे आउट रेशियो का मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ ईपीएस कितना परसेंट या किस रेशियो में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है। सपोज मान लीजिए वो 10 रुपया आपका बनता था, उसमें से डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर कर दिया 6 रुपया। 10 रुपया आपका था भाई, आप ही का है, हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी और का है। 10 रुपया आप ही का है, आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं। पर आपका पैसा में से सिर्फ आपको 6 रुपया ही मिला डिविडेंड के नाम पे। बिकॉज कि कंपनी ग्रोथ चाहता था, इसलिए 4% 40% मतलब 4 रुपया, ऐसे सोचो ना, 4 रुपया रख लिया। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप कंक्लूड करिएगा। अब इस फॉर्मूला में पुट करिएगा तो आपको दिखेगा 6/10 यानी कि 60% कंपनी डिविडेंड पे किया। कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड पे किया? 60%, यानी कि उसी को बोलते हैं पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो मतलब कि कितना परसेंट कंपनी डिविडेंड पे किया। और उसका अपोजिट एक और चीज होता है, रिटेंशन रेशियो।
रिटेंशन रेशियो मतलब हुआ कि जो आपके पास पैसा बच गया, कितना बच गया था बताइए, मतलब कंपनी आपका कितना पैसा जमा कर लिया, 10 में से 6 दे दिया ना आपको, 4 रुपया जमा कर लिया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस। ठीक है ना, रिटेंशन रेशियो क्या बोलते हैं, ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस। जैसे कि इस केस में आएगा 10 में से 6 गया 4, 4 डिवाइड बाई 10 तो 40%। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको इसको रिटेंशन रेशियो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 100% में से आप क्या माइनस कर दिए, पे आउट रेशियो माइनस कर दीजिए, तो भी आपका रिटेंशन आ जाएगा। या फिर पे आउट कैसे आएगा, पे आउट एक और तरीका से भी आ सकता था, 100 में से आप रिटेंशन रेशियो माइनस कर दीजिए। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये टेक्निकल चीज। ओके, मतलब आप समझिए ना भाई, पे आउट रेशियो मतलब कितना पे किया, तो जितना पे किया उसका अपोजिट क्या होगा, रिटेन किया। तो 10 रुपया आउट ऑफ 10 में से, बेस में देखिए दोनों में ईपीएस ही है, आउट ऑफ 10 रुपया में से अगर 6 रुपया दे दिया तो 6 रुपया पे कर दिया, तो पे आउट, 6 रुपया इज पे आउट। ठीक है ना, और 4 रुपया जो बच गया दैट इज ए रिटेंशन। तो कभी भी रिटेंशन निकालना हो तो पे आउट निकाल लीजिए, पे आउट निकाल लीजिएगा तो रिटेंशन निकल जाएगा, रिटेंशन निकल जाएगा तो पे आउट निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से वीडियो को प्ले करके समझिए, या नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज करिए। ठीक है ना, कि मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, हम इसी तरीके से पूरा समझाएं। क्लियर है क्या, रिटेंशन रेशियो और पे आउट रेशियो में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। तो पे आउट रेशियो कैसे निकलता है वो फॉर्मूला भी दे दिए, डीपीएस बाई ईपीएस, मतलब जितना आपका अर्निंग है उसमें से आप जितना डिक्लेयर कर दिए डिविडेंड, इसको बोलते हैं पे आउट रेशियो। और रिटेंशन रेशियो क्या बोलेंगे, जितना आपका अर्निंग है उसमें से आप रिटेन कर लिए, तो रिटेन कितना किए, जितना आपका बनता था उसमें से डिक्लेयर कर दिए 6, तो रिटेंशन 40% आ जाएगा। अब ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं ये वाला टेक्निक से। ओके ओके, आपका एक और चीज भी इसमें आता है सर, इतना कुछ दिमाग में रखना होगा। हाँ दोस्त, सर आप तो बोले चैप्टर बहुत इजी है, तो अब क्या इजी नहीं है क्या, अब ये सब तो 5 क्लास का बच्चा को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो एक बार समझा देंगे तो वो जान जाएगा। बोलो तो बुला के समझा दे। चलिए 4 नंबर पॉइंट डाल दीजिए इसका। 4 नंबर पॉइंट में आपको हम क्या दें, चलिए ये ले लीजिए, पीई रेशियो। पीई रेशियो जानते हैं क्या, सर आप बताए थे पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो जो होता है वो होता है एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस मतलब वही अर्निंग पर शेयर। तो पीई रेशियो ये हुआ। एक्चुअली पीई रेशियो देने का पीछे एक मकसद है, आप इसके बारे में जानते होंगे, केई। केई को हम लोग बोलते हैं इसका नाम होता है, हम लिख दे क्या, यहाँ पर लिख ही लो, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटेंशन रेशियो, पे आउट रेशियो, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर समझ गए होगे, प्राइस अर्निंग रेशियो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, एमपीएस बाय ईपीएस। तो केई का मतलब क्या हुआ, हालांकि केई आपको हम बता दिए हैं, पढ़ा दिया गया होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जनरली अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है जनरली अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस बाई ईपीएस। डीपीएस बाई ईपीएस, डीपीएस बाई ईपीएस। सर डीपीएस बाई ईपीएस, हाँ डीपीएस बाई ईपीएस। सर इसके लिए पहले हम बता दें, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसके बारे में बात हो चुका है, जो लोग किए होंगे होप कि वो लोगों को याद आ रहा होगा। डीपीएस बाई ईपीएस पर जानते हैं एक चीज, बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत ध्यान से, यही तो पोर्शन है। अगर ये चीज को आप सीख गए ना, टेक्निकल पॉइंट्स ये सब, तो चैप्टर आपको आसान लगेगा। डीपीएस बाई ईपीएस, अब समझिएगा, डीपीएस बाई ईपीएस, ठीक है। कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ये फॉर्मूला डीपीएस बाई ईपीएस
सॉरी डीपीएस बाई ईपीएस नहीं ना, मिस्टेक होगी, डीपीएस बाई एमपीएस होगा। सॉरी। कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ईपीएस बाई एमपीएस। अब ईपीएस बाई एमपीएस तब होगा ना जब पे आउट रेशियो आपका 100% होगा, मतलब जो भी आप अर्निंग किए हैं वो डिविडेंड दे दिए, तो डिविडेंड दे दिए, तो यहाँ तो हम लोग डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस लिख रहे हैं, तो डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि जितना डिविडेंड एक्चुअली मिला, अब जो भी अर्निंग हुआ सारा का सारा हम डिविडेंड दे दिए, तो ईपीएस के ऊपर लिख ही सकते हैं ना, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात हो चुका है। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कोरिलेट करें तो केई का फॉर्मूला एक और बन जाता है, केई का फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई एमपीएस बाई, अगर इस चीज को हम और तोड़े तो एमपीएस बाई ईपीएस, केई का फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, तो इससे एक और फॉर्मूला जन्म हो जाता है 1 बाई पीई रेशियो। कैसे पीई रेशियो, देखिए ना, एमपीएस बाई ईपीएस, तो हम लोग 1 बाई पीई रेशियो लिख सकते हैं। सर ये कैसे आया एमपीएस बाई ईपीएस, इसको आप इसको आप न्यूमरेटर में डाल दीजिए, समझ में आ रहा है ना, आपको तो सॉल्व हो जाएगा, आपको तो बताया हुआ है ये चीज, तो इसको हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं, ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी लिखवाए थे। होप कि आप इसको समझ पाए हों। केई का ये तरीका होता है, अगर केई का सिस्टम आप पकड़ लिए तो हो जाएगा। कभी कभी आपसे केई निकालने बोलता है तो आपको सोचना होगा फॉर्मूला ये, जनरली ये अप्लाई होता है, ये और ये क्वेश्चन में पता करिएगा। अगर पे आउट रेशियो 100% है तो ये लगा दीजिएगा, अगर पे आउट रेशियो ये है, पे आउट रेशियो 100% नहीं है या जो भी है, तो ये पी रेशियो दिया हुआ है तो ये इससे निकाल लीजिएगा केई। ठीक है, केई कैसे निकलेगा, इससे भी निकल जाएगा। कभी कभी केई मांग लेता है, और केई तो मांगेगा ही ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दो चीज तो पता ही करना होगा, केई और रेट ऑफ रिटर्न, केई एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ये दो चीज पता होगा तभी तो डिविडेंड का डिसीजन ले पाइएगा कि डिविडेंड कब कम रखिएगा कि ज्यादा रखिएगा। तो होप कि केई कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये चीज जानना पूरा जरूरी है। यहां तक हो गया? हाँ हो गया। पे आउट रेशियो भी जान लिए? हाँ सर, पे आउट रेशियो भी सब कुछ जान लिए? हाँ सब कुछ जान लिए। तो अब आ जाइए किसमें, मॉडल में। कौन सा मॉडल? फर्स्ट मॉडल। चलिए ये सब जान लिए होंगे तो आ जाइए फर्स्ट मॉडल, वोल्टर मॉडल। हेडिंग डाल दीजिए वोल्टर मॉडल। क्या नाम है? वोल्टर मॉडल। इनका कुछ एजम्पशन था, जानते हैं क्या एजम्पशन था? 3 एजम्पशन है इनका, 3। सबसे पहला लिखिएगा, retained earning is only source of finance. Retained earning is only source of finance for company's expansion। बस आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए रिटर्न अर्निंग ही जो ओनली सोर्स होगा, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं होगा। जो आप जमा करके पैसा रखे हैं, बचा के पैसा रखे हैं, उसी से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, और किसी से एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते। ओके ओके। दूसरा आप लिखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न, दोनों सेम ही होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे देता है तो लोग कंफ्यूज होता है, अच्छा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, रेट ऑफ रिटर्न तो दिया ही नहीं, ऑन इन्वेस्टमेंट तो दिया ही नहीं, एक ही चीज़ है। IRR बोलते हैं इसको, IRR। तो रेट ऑफ रिटर्न या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम किससे, रिटेन्ड अर्निंग से, रिटेन्ड अर्निंग से क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। ये जंक्शन है, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट होगा। तीसरा आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये जो था ना अपना वो उसमें R था, ठीक है ना, और ये वाला RE था, इसको हम लोग KE भी बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड ये कैपिटल R था, ठीक है, और ये वाला क्या था, RE, KE भी बोल सकते हो इसको। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर कैपिटलाइजेशन रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स इज कांस्टेंट। तीनों एक ही नाम है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है वाल्टर मॉडल का क्या क्या जम्पसन है। तो पहला रिटर्न अर्निंग ही एक सोर्स होगा और इससे जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो कांस्टेंट होगा और के भी कांस्टेंट होगा, सिंपल सा बात है, यानी RE KE वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये ध्यान से आप सीख लीजिए, ये जम्पसन आपका एग्जाम में काम आएगा। तो मतलब इसमें से एक ही चीज जानना जरूरी था, रिटर्न अर्निंग आपका क्या है, रिटर्न अर्निंग आपका एक ही सोर्स हो सकता है, उसी से आप लोग ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब ग्रोथ अगर करने का सोच रहे हो तो आपको रिटर्न अर्निंग से ही करना होगा, ठीक है। आप शेयर इशू करके ग्रोथ नहीं कर सकते, नया शेयर हम लोग इशू नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलिए अब चालू होता है इस चैप्टर का एग्जामिनेशन मटेरियल, ठीक है। अब यहां से चालू होता है, तो सर डायरेक्ट यही करवा देते हैं। अभी देखो ना, खाली होप ये समझना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद करना बहुत मजा आएगा। यानी जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग तो गए, शुरू से नहीं किए हुए हो ना इस क्लास को, तो बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए हम जानबूझ कर स्लो पढ़ाएं। यहां पर एक फॉर्मूला है P0। सर P0 मतलब, अच्छा तुम डर जाता है ना, MPS लिख देने से चलेगा? तो मार्केट प्राइस, इसी को P0 बोलते हैं। हाँ, अरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल किए हुए हो, कितना दिन लगा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने में, तो उसको प्रैक्टिस करो ना, उसका फॉर्मूला को बार बार रिकैप लो ना, वो तो सारा कुछ हो गया, बस खाली क्वेश्चन ही तो करवाना है और तो कुछ बाकी है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो करा दिया गया है। ओके सर, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला, ठीक है ना। वाल्टर मॉडल एक प्राइस इक्वेशन दिए हैं, प्राइस इक्वेशन ऑफ वाल्टर, ठीक है ना। वो इक्वेशन क्या दिए जानते हो? वो बोले dy, ऐसे लिखो d प्लस थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, सही रहता। MPS इक्वल टू, इसी को PO बोलते हैं। चलो अब ठीक है। d प्लस R इंटू R डिवाइड बाई KE, ठीक है, होल डिवाइड बाई KE। सर ये सब क्या लिख रहे हैं? यही है इनका प्राइस इक्वेशन। मतलब आपको एग्जाम में डायरेक्ट बोलता है प्राइस बताइए, प्राइस मतलब शेयर का प्राइस, तो शेयर का प्राइस बताइए। तो शेयर का प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो शेयर का प्राइस हम लोग इस इक्वेशन को समझ के निकालेंगे। समझ में? इस इक्वेशन को चलते हुए निकालेंगे, लेकर चलेंगे इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप एक और तरीका से कर सकते हैं।
डी डिवाइड बाई के ई प्लस आर। आर को, ये आर का मतलब कुछ और है, ये आर का मतलब वो वाला नहीं, कैपिटल आर नहीं जो वहां पर लिखे हुए थे। ये आर का मतलब रिटेंशन होता है, और ई आर का मतलब रिटेंशन पर शेयर होगा, रिटेंशन पर शेयर। रिटेंशन याद है यहाँ पर लिखवाए थे ना, ईपीएस में से 6 रुपये डिविडेंड दे दिए तो कितना आप रिटेन कर लिए, 4 रुपया, तो वही वाला, ठीक है ना, रिटेंशन है ये। तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं कंफ्यूज हो गए ध्यान से समझोगे तो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ईपीएस माइनस डीपीएस, ठीक है ना, ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू ये आर क्या है सर, ये आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आर का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाई के ई का पावर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्यों समझ में आ रहा है, इसके जो डिवाइड हो गया ये तो इंटू हो गया पावर हो जाएगा। आप समझ, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सर आप ये क्यों किए, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाता है, आसान तरीका से आप सॉल्व कर पाइएगा और कोई कारण नहीं है। तो आप समझ में आया ये कैसे होगा, ये आपका प्राइस इक्वेशन। अब लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 4 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। कैपिटल आर का मतलब रिटेंशन, रिटेंशन गलती है, रिटेंशन पर शेयर, ओके। आर का मतलब रिटेंशन पर शेयर। और बताइए, रिटेंशन पर शेयर हो गया। हाँ, के मतलब हुआ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और 3 हो गया। और बताओ, ये आर का मतलब, स्मॉल आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और P0 का मतलब, P का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये लिख लिए। सर ये फॉर्मूला से हो जाएगा, नहीं, इसके साथ एक चीज और जानना होगा आपको, जो ऑलरेडी जान चुके हैं पर फिर भी। आइए, हो गया होगा। ये चीज समझिएगा, मान लीजिए जो आर था, ये वाला लेके कर दे क्या, चलिए ये लेके करते हैं जब इसका बात कर रहे हैं। तो आर इज मोर देन के ई, ये समझ रहे हैं ना, वहां पर हम यही लिखे थे, बस फिगर चेंज कर दिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी है कि आप एग्जाम में ये जरूर लिख दीजिएगा कि आप क्या क्या मान रहे हैं। ये वहां पर जो आर लिखे थे वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, वो कैपिटल आर था। अब वही आर हम यहां पे लिख रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और के ई का मतलब रिक्वायर्ड रेट, चलिए अभी फिर से मेरे को बताइए, ये चीज ध्यान से बताइएगा अभी जो बात करने वाले हैं। अगर ये ज़्यादा हो तो आप क्या करिएगा, डिविडेंड पे आउट कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्लीज़, ये आर को आप समझिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, रटिए मत, इसीलिए हम बोल रहे हैं रटिए मत। ये आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, और ये क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न। तो अब ये सिचुएशन बताइए तो क्या करें हम।
डिविडेंड पे आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये वही बात हो गया कि आपका यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और बाकी का मार्केट में कम रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, डिविडेंड मांगिएगा कि डिविडेंड नहीं मांगिएगा, यानी कम मैनेजर को क्या करना चाहिए कंपनी का, डिविडेंड पे आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर डिविडेंड पे आउट मिनिमम होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट क्या होगा, मिनिमम। सर कितना मिनिमम, 0%। वाल्टर का कहना था, वहां तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे। वाल्टर का कहना है अगर ये सिचुएशन है तो आप डिविडेंड पे आउट क्या कर दीजिए, 0%। मिनिमम तो 0%, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ भी डिविडेंड मत दीजिए। अगर ये 0% होगा डिविडेंड पे आउट तो रिटेंशन कितना होगा, उल्टा बताइए। अगर हम कुछ भी नहीं दिए तो इसका मतलब रिटेंशन 100% हुआ, समझ रहे हैं ना। अगर डिविडेंड आपका 0% तो रिटेंशन कितना होगा, 100%, यानी सारा पैसा रिटेन कर लिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपका शेयर प्राइस मैक्सिमम होगा। अगर ये सिचुएशन आप फॉलो करते हैं तो शेयर प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मान लीजिए सेम सिचुएशन, मान लीजिए के ई ज्यादा हो गया आर से, तो क्या करिएगा, डिविडेंड पे आउट क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना, जितना हो सके 100% दे दो। अगर के ई ज़्यादा है ना तो आप डिविडेंड को 100% कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, सर शेयर प्राइस मिनिमम। अच्छा, मिनिमम कैसे होगा, अगर ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो शेयर प्राइस मैक्सिमम ना, शेयर प्राइस तो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट पे होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये तो पहले ही बात कर लिए थे। अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं, ये आप फॉलो कर रहे हैं, ये ज़्यादा हो मिनिमम हो, ये अगर के ही ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम हो, तो आपका शेयर प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये बस वही चीज़ तो लिखे। और एक और चीज़ समझिएगा, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपका के ई इक्वल टू आर हो तो क्या होगा, के ई इक्वल टू आर हो तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। सर के इक्वल टू आर, यानी कि जब ये था तो 0%, जब ये ज़्यादा हो गया तो 100%। एक काम करते हैं, 50% डिविडेंड देते हैं, 50% रिटेन कर लेते हैं। अच्छा, एकदम चुप रहिए, अब ध्यान से सुनिए। 50% डिविडेंड दे देंगे, 50% एक अपना ही तुम लोग थ्योरी लगाने लग जाते हो, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर होगा, यहां पर एक्चुअली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आप जब इस केस, दोनों केस सेम हो तो आप डिविडेंड कितना भी चाहो उतना ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शेयर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिविडेंड आप 0% दो या 100% दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर नो इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर प्राइस, दैट इज payout ratio is if 0 to 100%, whatever selected does not impact on शेयर प्राइस, ठीक है ना। तो यहां पर नो चेंज, नो इम्पैक्ट कर दो, नो इम्पैक्ट। समझ में आया ये चीज। तो कितना जरूरी है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। यानी कि अगर इस चीज को और वो फॉर्मूला को रिलेट करें तो उस फॉर्मूला में डी था, डिविडेंड था ना, उस फॉर्मूला में रिटेंशन भी था ना। तो यानी कि ये बहुत जरूरी है कि आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं और कितना डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में डी तो दे दिया रहेगा, पर आपको नॉलेज, आपको बुद्धि लगाना होगा कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगा कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, ठीक है ना। ये बुद्धि लगाना होगा। ये कैसे बुद्धि लगेगा, ये बुद्धि लगेगा यहां पर, क्योंकि आपका ये आंसर बदल देगा। क्योंकि आपका अगर मान लीजिए ये सेलेक्ट करिएगा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 0 मिनिमम। तो डिविडेंड मतलब 0,
डिविडेंड कितना लिखिएगा 0, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट करिएगा तो वहां पर डिविडेंड आप 100% लिखिएगा, यानी कि जो भी डिविडेंड रहेगा उसका 100% लिखना होगा। तो ये जरूरी है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। यानी क्वेश्चन में आप हमेशा ये पता करने का जरूर सोचिएगा। बेसिक थिंग तो ये है, क्वेश्चन में आप ये पता करिए सबसे पहले, उसके बाद डिसीजन लीजिए इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ही वो फॉर्मूला के ऊपर पुट करिए, ठीक है। तो ये चीज आप करिएगा तो वोल्टर मॉडल के हिसाब से आरएमपीएस निकाल पाइएगा। वोल्टर मॉडल का बस इतना ही कहना था, वोल्टर का बस इतना ही कहना था कि जो इक्वेशन दे दिया उससे आप प्राइस निकाल पाइएगा। और वो प्राइस क्या रहेगा, वो प्राइस क्या रहेगा, वो प्राइस रहेगा वो प्राइस रहेगा मैक्सिमम। बट आप ये चीज को भी फॉलो करना होगा, ये चीज को फॉलो करते हुए, अगर इस चीज को आप फॉलो नहीं करिएगा तो आप उसमें मैक्सिमम प्राइस नहीं आएगा। यानी कि एक तरह से फॉर्मूला वो और ये दोनों ही है, समझ गए। हाँ सर, एक क्वेश्चन को करें, फिर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, वोल्टर मॉडल के बारे में लिखना हो तो बस ये कहानी ये लिख दीजिएगा, कुछ एजम्पशन लिख दीजिएगा, कहानी लिख दीजिएगा, और क्या, बस काफी है, एक पेज तो भर जाएगा। चलो आओ, होप कि आपको ये समझ में आया हुआ होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ बड़ा बात नहीं है, पर इतना जो कॉन्सेप्ट कराए ना उसको आपको एक्टिव करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, एक्टिव हो जाओ। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िए। XYZ which earn ₹10 per share, which earning से क्या तुमको लगेगा, EPS। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, EPS है, ठीक है ना। हम बोर्ड पे नोट करते चल जा रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। EPS है 10 रुपया, ठीक है। इज कैपिटलाइज्ड एट 10%। आप बता सकते हैं कि ये कैपिटलाइज एट 10% का मतलब क्या हुआ, ये कैपिटलाइज एट 10% का मतलब क्या हुआ, ये कैपिटलाइज एट 10% का मतलब कैपिटलाइज याद आ रहा है कौन सा रेट, रेट ऑफ, दो ही तो रेट आपके पास रहेगा ना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। आप देखिए जहां पर हम केई लिखवाए होंगे कैपिटलाइज रेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक और रेट लिखा होगा रिक्वायर्ड रेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट एंड कैपिटलाइज। यानी कि ये केई दे दिया। और आपको हम बताए थे ना क्वेश्चन में तो 2 चीज जरूर ढूंढिएगा, क्या क्या, केई एंड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि कौन सा केई एंड स्मॉल आर, ठीक है ना। ओके, तो आप हमको बताइए, आगे क्वेश्चन पढ़िए। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%। डिटरमाइन द ऑप्टिमम, क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्राइस ऑफ शेयर एट द पे आउट यूजिंग वोल्टर डिविडेंड पॉलिसी मॉडल। यानी कि चलिए देखिए, यानी कि आपके पास ईपीएस 10 रुपया है, केई 10 रुपया है, 10% है, और आर आपका 12% है। केई का मतलब हुआ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि मार्केट में आपको रेट कितना मिल रहा है 10%, और ये आर का मतलब आपका कंपनी कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। तो आप बताइए इस केस में आपका डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए कि मैक्सिमम होना चाहिए। आपका कंपनी जब ज्यादा दे रहा है मार्केट के हिसाब से तो पैसा को मत लीजिए ना, कंपनी में रहने दीजिए। तो यानी कि कंपनी में जब पैसा को रहने दीजिएगा तो यानी कि आपका डिविडेंड पे आउट शुड बी मिनिमम। अब मिनिमम, अब वोल्टर क्या बोल दिए भाई, मिनिमम कितना, मिनिमम 0%, यानी कि यहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा 0%, ठीक है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा 0%। अगर डिविडेंड आप 0 दीजिएगा, 1 रुपया भी नहीं दीजिएगा, 0% दीजिएगा, तो आपका शेयर प्राइस
मैक्सिमम होगा। लिखवाया था ना कुछ देर पहले, अगर डिविडेंड 0 दीजिएगा तो शेयर प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये दो टेक्निक का यूज करके हम लोग प्राइस निकालेंगे कि वो कौन सा प्राइस है, मतलब इस सिचुएशन पर प्राइस कितना आएगा। डिविडेंड अगर हम 0 करते हैं तो प्राइस कितना आएगा, ठीक है ना। और पक्का वो जो प्राइस आएगा ना वही मैक्सिमम होगा, वही मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। चलिए अब इस चीज को समझने के लिए आप पहले इतना इंफॉर्मेशन तो लिख लिए हैं, अब ये भी लिख लीजिए। हेयर R इज ग्रेटर देन KE, समझ में आ रहा है ना। सो दैट पे आउट रेशियो विल बी कितना परसेंट बताइए, 0%। पे आउट रेशियो विल बी 0%, यानी कि डिविडेंड कितना होगा, 0। डिविडेंड मतलब DPS यानी कि डिविडेंड कितना होगा, 0। अब डिविडेंड जब 0 होगा तो आप रिटेंशन बता सकते हैं क्या, रिटेंशन कितना होगा, रिटेंशन कितना होगा सर। EPS कितना था, EPS में से माइनस DPS कर दीजिए तो रिटेंशन आ जाएगा, रिटेंशन पर शेयर कर दीजिए, EPS माइनस DPS, तो रिटेंशन कितना आ जाएगा, 10 में से 0, यानी कि रिटेंशन पूरा का पूरा 10 रुपया पर शेयर आपका क्या आ जाएगा, रिटेंशन आ जाएगा, ठीक है। रिटेंशन पूरा आ जाएगा ना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप वो अब यहां तक हो गया, डिविडेंड 0 होगा, बस क्वेश्चन यही पता करना है आपको कि डिविडेंड कितना होगा। तो ये टेक्निक का यूज करके आपको डिविडेंड पता करना होगा। डिविडेंड इस केस में क्या आएगा, 0। अब अकॉर्डिंग टू वोल्टर मॉडल, वोल्टर प्राइस मॉडल था ना, वोल्टर प्राइस मॉडल, क्या था फॉर्मूला, P इक्वल टू प्राइस इक्वल टू D बाई KE प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई KE टू द पावर स्क्वायर। ये R का मतलब रिटेंशन, ये R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। तो डिविडेंड आपका कितना था जरा बताइए, 0। KE कितना था आपका, डेसिमल में लिखिएगा। R रिटेंशन, ये रिटेंशन, R का मतलब रिटेंशन, D का मतलब DPS, R का मतलब रिटेंशन पर शेयर। हम बार बार रेंट क्यों लिख रहे हैं, रिटेंशन पर शेयर, ये R हो गया। स्मॉल r का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, और KE कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिटेंशन कितना हो जाएगा जरा बताइए, रिटेंशन यहाँ निकाले भी थे हम लोग, ये रहा 10 में से 0, 10 रुपया। रेट ऑफ रिटर्न बताइए, रेट ऑफ रिटर्न 12%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताइए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न 10 रुपया, रिटेंशन पर शेयर 10 रुपया, इसमें इंटू करा दीजिएगा रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 12% है। और KE कितना, KE कितना सर, KE तो 10% है, उसका स्क्वायर सॉल्व करिए, ये तो 0 आ जाएगा। ये सॉल्व करिए कैलकुलेटर पे, 10 का 0.12 1.2 पूरा सॉल्व कर लीजिए ना खुद से। 0.10 इंटू स्क्वायर इंटू डिवाइड इंटू MRC 120। सर हम लोग का नहीं आया। अरे भाई कैलकुलेटर चलाने आता है कि नहीं आता है तुमको? 10 का 0.12 आया तो 1.2 आया होगा, इसको M प्लस में डाल दो ना, सिखाया नहीं है कैलकुलेटर चलाना, M प्लस में डाल दो, फिर नीचे वाला को सॉल्व करो। 0.10 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा। अभी जो आया उसको क्या करते हैं हम लोग, बताए थे ना ऊपर जो M प्लस में डाल रहे हैं उसे हम लोग अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, तो बताए थे ना, इंटू डिवाइड बाई इक्वल टू, वापस इंटू MRC इक्वल टू 120। नहीं आया समझ में तो कॉपी में लिखे होगे, फ़ोन करके पूछ लेना नहीं तो।
चलिए ये हो गया, ये हुआ बेस्ट प्राइस। मतलब अब इसको कंक्लूड करिए थोड़ा सा मेरे साथ। मतलब कि आप जो सिचुएशन किए, आप इसके ऊपर पूरा सम्स टिका हुआ था। अगर ये थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो जाए तो आंसर कुछ और आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न और केई, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था और केई कम था, यानी कि मार्केट में रेट कम मिल रहा है। इसीलिए क्या हुआ, हम डिविडेंड पे आउट मिनिमम किए। अवॉल्टर बोले मिनिमम मतलब जीरो, तो हम जीरो मान लिए। मिनिमम मतलब जीरो, बोले जीरो करके देखो, जीरो करके देखे तो हम लोग का मार्केट प्राइस 120 आ गया। अगर अब आपको चेक करना है ना, अब एक काम करिए, आप बोलिए कि हम वॉल्टर को नहीं मानते, जाओ वॉल्टर को नहीं मानते। वॉल्टर कैसे बोल दिया कि मार्केट में आपके यहाँ जो रेट ज्यादा, अगर आर ज्यादा है और के ही कम है, लोकल में मार्केट कम रेट मिल रहा है, तो जरूरी है कि मार्केट पर शेयर बढ़ेगा ही। तो काम करिए, अब डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर कर दीजिए। अब डिविडेंड, हम तो डिविडेंड 0% डिक्लेयर किए हैं, 0%, कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए हैं। एक बार आप कोशिश करिए डिविडेंड 100% डिक्लेयर कर दीजिए। अब देखिए मार्केट प्राइस, आपको हम दिखाते हैं, ऐसे ही मजाक में चेक करो। अगर डिविडेंड 100% डिक्लेयर कर दो, अब डिविडेंड 100% डिक्लेयर कर दोगे तो देखो क्या होगा। डिविडेंड 100%, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, पहले ये वो लिखो, D/KE प्लस बड़ा आर इंटू स्मॉल आर KE का डिवाइड बाई KE का पावर 2। अब D मतलब 100% अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, जितना EPS था उतना डिविडेंड, यानी कि आपका डिविडेंड 10 रुपया। 100% अगर डिविडेंड दे दिए तो आपका EPS कितना आ जाएगा, डिविडेंड कितना आ जाएगा 10 रुपया। KE कितना 0.10। रिटेंशन कितना होगा, अगर आपके पास अर्निंग था 10 रुपया, डिविडेंड आप दे दिए 10 रुपया, तो आपके पास रिटेंशन क्या बचेगा, कुछ नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? रिटेंशन का फॉर्मूला क्या था, EPS माइनस डिविडेंड। अगर आप 10 रुपया कमाए और 10 रुपया डिविडेंड दे दिए तो रिटेंशन 0, तो 0 इंटू आर डिवाइड बाई KE टू द पावर 2। अब समथिंग को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को जब डिवाइड मारेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहां देखिए 10 को 0.10 से डिवाइड मारिए, 0.10 से डिवाइड मारिएगा तो 100 रुपये सद आएगा। कितना आएगा पता नहीं, 100 रुपया। देख लीजिए। अब देखिए यहां कितना आया था 100, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो अब 100% रखे तो भी 100 रुपया हुआ, पर यहां पर कितना रहा मैक्सिमम 120। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। रिटेंशन 0 होगा ना, कुछ भी तो 0 नहीं हुआ, 0 होगा और इससे R से इंटू किए तो 0 को डिवाइड करेंगे समथिंग से तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर और इसको आप सॉल्व किए तो 100 प्लस 0 100, यानी कि देखिए अगर पे आउट आप 100% रखे तो भी आपका मार्केट प्राइस 100 ही रुपया आ रहा है, इसको एक्सीड नहीं किया। यानी कि कंफर्म है कि आपको यहां पर पे आउट रेशियो 0 रखिए तो ही मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है? 0 रखना होगा तो ही मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? 50% पे आउट रेशियो रख के कर सकते हैं। 50% पे आउट रेशियो रख के करिएगा तो देखिए कितना आएगा, उसका भी देख लीजिए। 50% पे आउट रेशियो रखिएगा तो डिविडेंड आपका कितना है, डिविडेंड EPS कितना था 10 रुपया, तो अगर 50% अगर पे आउट कर दीजिएगा, 50% डिविडेंड दीजिएगा तो डिविडेंड कितना दीजिएगा सर 5 रुपया। KE कितना आ जाएगा, वही 0.10, तो रिटेंशन कितना हो जाएगा 5 रुपया। टोटल डिविडेंड कितना था, अब फॉर्मूला का चक्कर मत पड़िए, ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए। EPS में से डिविडेंड अगर 50% दे दिए, 10 में से अगर 50% डिविडेंड दे दिए, 5 रुपया, 50% 5 रुपये ही होता है ना, तो बच कितना जाएगा सर 5। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना था, मतलब सॉरी ये रेट ऑफ रिटर्न कितना था 12%। इंटू करिए और डिवाइड बाई करिए KE, देखिए कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करिए तो शायद 50 आएगा। 5 डिवाइड बाई 0.10 50 प्लस करिए यहाँ पर 5 इंटू 12% 110 इंटू इक्वल टू इंटू डिवाइड बाई 60 110। ठीक है, यानी कि 0 पे जाइए तो और बढ़ जाएगा 10। क्या समझ में आया? बुद्धि लगाइए ना। देखिए ना 100 से 50 पे आए, 100 से देखिए कम किए
तीन सिचुएशन हो गया कि नहीं हम लोग का, 0 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। यानी 0 पे तो 120 था, 100 पे भी चेक किए, 100 पे कितना आ रहा था, अगर 100 पे आउट कर दे रहे थे तो मार्केट प्राइस 100 आ रहा था, थोड़ा सा और कम किए तो 110, और कम किए 120। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, कि जितना आप डिविडेंड को पे आउट को कम करिएगा उतना मार्केट प्राइस ज़्यादा आएगा। ये वॉल्टर को कहना था, तो प्रूफ भी कर दिया आपको। होप कि आपको समझ में आया होगा। सर नहीं आया तो क्वेश्चन नेक्स्ट करिए, और क्या बोले। समझ में आया होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, हाँ भैया समझ में आया, क्योंकि मेहनत बेकार जाएगा ना, हम ना फुल ट्राई कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा क्या? अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस कोई बड़ा बात नहीं था, बाकी सब तो समझ में आ ही जाएगा। सर बाकी सब मतलब और भी कुछ है? नहीं और कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा और पॉइंट्स हो सकता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए पहले। आ गए 2 में? हाँ सर पढ़ भी लिए, समझ में नहीं आया। अच्छा आओ। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। ओके, नेट प्रॉफिट का मतलब सर EPS आप लिखवाए थे, ठीक है EPS लिखवाए थे, पर एक बात भी तो बोले थे वहाँ पर ना कि नेट प्रॉफिट मतलब EAT भी हो सकता है, देखना प्रेफरेंस है कि नहीं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इसको माइनस करा के तब लिखना। तो फिलहाल ये काम करेगा अभी हम लोग का, EPS काम नहीं करेगा, EAT काम करेगा, ठीक है ना। EAT लिखवाए थे ना, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे EPS। वो EPS को हम लोग जानते हो क्या बोलेंगे, 3 लाख से डिवाइड कर देंगे तो EPS आ जाएगा। EPS को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, EPS आ जाएगा। चलिए EPS दे दिया, मतलब या ये 3 इन्फॉर्मेशन जो दिया है ना, 3 इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ को निकाला, वो है EPS। EPS जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो जरूरी नहीं है। अगर EPS आपको पता रहेगा तभी तो उसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू करके आप डिविडेंड निकाल पाइएगा, ठीक है ना। EPS में डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू करके आप EPS में डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू करके आप क्या निकाल पाइएगा सर, डिविडेंड निकाल पाएंगे। ओके, तो डिविडेंड डायरेक्ट कभी नहीं दिया रहेगा, आपको सोचना होगा, आपको वो पे आउट अप्लाई करना होगा EPS के ऊपर, तभी डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड तो आपको खुद ढूंढना है, डिविडेंड तो पता करना है, डिविडेंड 0 होगा कि 100 होगा, 0 होगा कि कितना होगा, ठीक है ना। डिविडेंड कभी नहीं दिया रहेगा, EPS रहेगा। EPS ढूंढिएगा आप। सबसे पहले चीज तो K और R, वो तो बहुत कंपलसरी है। उसके ऊपर बनेगा क्या, उस दोनों चीज की वजह से किसका जन्म होगा, उस दोनों चीज की वजह से जन्म होगा पे आउट रेशियो। उस दोनों चीज को देखकर आप पे आउट रेशियो को जन्म दीजिएगा। या तो पे आउट रेशियो 0 होगा या तो पे आउट रेशियो 100 होगा, बस यही तो है। या तो पे आउट रेशियो 0 होगा या तो पे आउट रेशियो 100 होगा, वो डिपेंड करता है R और K, ठीक है ना। तो R और K पता करिएगा तो क्या मालूम चल जाएगा आपको पे आउट रेशियो मालूम चल जाएगा। अब पे आउट रेशियो किस पे अप्लाई करिएगा, पे आउट रेशियो से क्या निकलेगा, डिविडेंड निकलेगा। तो डिविडेंड निकालने के लिए आपको किस पे अप्लाई करना होगा, EPS पे। तो EPS चाहिए, तो क्या क्या चाहिए जरा बताइए, EPS, पे आउट रेशियो, R एंड K। अब बोलिएगा सर रिटेंशन भी तो था, तो भाई पे आउट का अपोजिट तो ही रिटेंशन होता है ना। पे आउट 60% है तो रिटेंशन 70%। EPS आपका 10 रुपया था, उसमें से आप पे आउट आपका 60% था, मतलब 60% डिविडेंड दे दिए तो 40% यानी 4 रुपया ही तो आपका रिटेंशन हो गया।
तो आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे तो कृपया करके आप उसको ध्यान दीजिए। ओके, तो इसी तीनों इन्फॉर्मेशन से क्या निकलेगा जरा बताइए? इस तीनों इन्फॉर्मेशन से बस ईपीएस ही निकाल पाए। और ये रहा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आर। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। पूछ रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसको क्वेश्चन को बताना चाहिए था, या आपसे पूछ रहा है? तो आपसे डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछ रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो आप ही बताइएगा, पिछले क्वेश्चन में आप ही बताए थे, पिछले क्वेश्चन में भी आप ही बताए थे, था नहीं? पिछला क्वेश्चन में आप ही बताए थे। कैसे बताए थे, वापस से बताइए, कैसे पे आउट रेशियो बताए थे? वो डिपेंड करता है केई और आर के ऊपर। केई और आर दे दे, हम डिविडेंड पे आउट रेशियो बता देंगे। ठीक है, एज टू कीप द शेयर प्राइस 42 रुपया। यहां पर शेयर प्राइस दे दिया, यहां पर शेयर प्राइस दे दिया है, यहां शेयर प्राइस निकालना नहीं है, यहां शेयर प्राइस दे दिया है, यहां पर आपको निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे बताइएगा? उसके लिए दो चीज पता होना चाहिए, क्या क्या? आर एंड के ई। आर दे दिया, के ई कैसे निकलेगा? के ई कैसे निकलेगा? के ई का लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखवाया था, याद आ रहा है? देखिए तो छन मारिए, तो वहां पर कुछ है, के ई का सुराग उराग निकालिए। सर पहला वाला में दिख रहा है डीपीएस बाई एमपीएस। सर एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस 42 रुपया, सही है। डी उसके लिए डीपीएस चाहिए, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर से, डिविडेंड तो है नहीं, तो वाला फॉर्मूला छोड़ दीजिए। सर दूसरा फॉर्मूला है ईपीएस बाई एमपीएस। ओके, तीसरा फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई एमपीएस बाई ईपीएस। ठीक है, मतलब 1 डिवाइड बाई पी रेशियो तो है नहीं, यानी 3 फॉर्मूला आपका काम नहीं किया। तीसरा वाला फॉर्मूला में उसके बगल में लिखा हुआ है कि पे आउट रेशियो 100%। पे आउट रेशियो तो यहां पर खुद निकालने बोला है। तो देखिए पे आउट रेशियो, दो बातें हैं यहां पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पे आउट रेशियो के लेकर दो बातें हैं। पहले आपको के ई निकालना होगा, आपको पहले के ई निकालना होगा, के ई आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर से पे आउट रेशियो को हम निकालने के लिए जज करेंगे। ठीक है ना? पर के ई निकालने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है, बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको पे आउट रेशियो क्या एज्यूम करना पड़ेगा? पे आउट रेशियो 100% एज्यूम करना होगा, तभी तो के ई निकाल पाइएगा। के ई का फॉर्मूला क्या होगा? ईपीएस बाई एमपीएस, तो ही के ई निकल पाएगा। तो सर इसका मतलब कि के ई निकालने के लिए पे आउट रेशियो 100% एज्यूम करें? जी हाँ, के ई निकालने के लिए पे आउट रेशियो 100% एज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वही 100% आंसर है। के ई निकला ना, आर तो है ना, फिर कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद आप बताइए कि अपने अनुसार पे आउट रेशियो कितना आएगा। वो के ई निकालने के लिए एज्यूम करने वाले हैं हम लोग पे आउट रेशियो 100%। क्लियर है क्या? होप कि आप समझा पा रहे हो। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भगवान जाने। आइए करते हैं। तो सबसे पहले ईपीएस निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना? यहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना था, और डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए? के ई एंड आर तो दिया है, के ई नहीं पता। के निकालने का सारा फॉर्मूला छानबीन कर लिए, एक पी रेशियो है, एक डीपीएस बाई एमपीएस है ना, और एक होता है ईपीएस बाई एमपीएस, बशर्त कि पे आउट रेशियो 100% एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो हम लोग वही करके निकालेंगे। इसका मतलब वो नहीं है कि फाइनल आंसर भी 100% ही होगा, पता नहीं, देखते हैं। आइए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ईपीएस वर्किंग नोट निकालिए, वर्किंग नोट 1। ईपीएस कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस लिख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। आपके पास ईएटी है, उसको ईएटी मान लेंगे, ठीक है ना? ईएटी कितना है सर? ईएटी है 30 लाख, उसको ईएटी मान लेंगे क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी है ना। उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करिए,
प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? कितना आएगा? 100 लाख का 12%, 12 लाख, और कितना माइनस कर दीजिएगा तो 18 लाख जो आएगा वो आएगा आपका इफेस। आपका क्या आ जाएगा? इफेस। 18 लाख क्या आ जाएगा? इफेस। ओके ओके सर, जो 18 लाख का इफेस आएगा उसके बाद आप ईपीएस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी कितना है बताइए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख। तो ईपीएस कैसे आ जाएगा? इफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। $18 लाख डिवाइड बाई 3 लाख ₹6 आएगा ना। ठीक है, यहाँ तक ईपीएस आप निकाल लिए? हाँ सर, ईपीएस निकाल लिए। तो ईपीएस निकाल लिए, ठीक है ना। इसके ऊपर अप्लाई होगा पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो हमको नहीं पता है, पे आउट रेशियो हमको निकालना होगा, वो बाद में बताएंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले पे आउट रेशियो आप निकाल लीजिएगा। पहले आप तो के ही तो निकालिए, ठीक है ना। तो आप पहले के ही निकाल लीजिए। सर यहाँ पर तो मार्केट प्राइस नहीं निकालना है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए बताते हैं, पहले आप के ही निकालिए ना, उसके बाद बता देते हैं ना। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ के ई। के ई का फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करिएगा, ईपीएस बाई एमपीएस, ठीक है ना। ईपीएस बाई एमपीएस, बिकॉज एज्यूमिंग 100% पे आउट रेशियो, ठीक है ना। ये एज्यूम करके हम लोग के ई निकाल सकते हैं। ईपीएस कितना आ जाएगा? सर ईपीएस तो 6 रुपया था, और एमपीएस कितना था? एमपीएस 42 का आसपास था ना, कुछ 42 था, 42। तो कितना आ जाएगा? के ई 7%। पक्का बोलो? हाँ सर। जी वाले 14.28 आ रहा है। चलिए ठीक है, जो भी आ रहा है 14.28। तो आप के ई भी निकाल लिए, तो के ई निकल गया, ठीक है ना। अब के ई निकल गया तो आप समझिए आर आपको पता है कितना है आर? सो 20%। तो आपको निकालना क्या है? पे आउट रेशियो ना। पर पे आउट रेशियो सर, हम लोग पे आउट रेशियो तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, के आर दिया हुआ ऐसा करके पे आउट रेशियो निकाल लेंगे। निकाल के करोगे क्या? एमपीएस निकलेगा। पर एमपीएस इस केस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, एमपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ, उस मार्केट प्राइस पर कितना डिविडेंड किया गया है वो बताना है ना हमको। ये चेक करके थोड़ी ये बताना था कि मेरा ऑप्टिमम कितना है। हमको थोड़ी ना ये दोनों कंपेयर करके ये बताएंगे कि ऑप्टिमम कितना है। हमको तो ये बताना है कि उस मार्केट प्राइस पर कितना पे आउट हुआ होगा, ठीक है ना। समझ पाए? तो इसको हम लोग कंपेयर करके नहीं कर सकते। अब एक काम करिए, फॉर्मूला पुट करिए, बस आपको फॉर्मूला पे ही सबका सब बैठा देना है। जैसे डी बाई के ई प्लस आर इंटू स्मॉल आर बाई के ई का पावर स्क्वायर। तो डी पता नहीं आपको, के ई तो पता था, कितना था के ई? 0.1429 कर दीजिए, 29। रिटेंशन सर, रिटेंशन तो नहीं पता, रिटेंशन नहीं पता ना। तो रिटेंशन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ई माइनस डी। और डी तो पता है हम लोगों को, सॉरी ई तो पता है हम लोगों को। ई कितना है? ई तो 6 रुपये निकाले थे, ठीक है ना। इंटू करा दीजिए किससे? 0.20 से। रिटेंशन तो हो गया इंटू आर, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, इंटू के ई कितना है बोलिए ना सर? 0.1429 का पावर स्क्वायर,
चलिए अब p कितना था 42, अब सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व कर पाइएगा सर? सॉल्व करना है, हाँ सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए। फिर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है तो क्या ये टफ था? ये टफ है? एलसीएम लीजिए ना। अरे भाई यहाँ पर 2 है, 1 है तो 1 तो एलसीएम ले लीजिए। ये कट गया, डी बचा, यहाँ पर बच जाएगा 2 था 1, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 कर दीजिए ना, और यहाँ पर 2d कर दीजिए, ओके। और यहाँ पर एक काम करिए ना, पहले लोग इंटू ही करा लीजिए। इंटू करा के कितना आएगा? पहले लोग इंटू ही करा लीजिए डी, और हम लोग को ब्रेक कर दे रहे हैं तो 6 का 12% कितना आता है? 6 का 12% ये 0.20, 1.2 आएगा माइनस 0.20 डी, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 0.1429 डी। अब यहाँ 2 आएगा तो 1.2 को 2 से इंटू करिएगा तो 2.4 आ जाएगा, माइनस 2.20 इंटू 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 डी। समझ रहे हैं ना? इसका एलसीएम 2 आया, 2 को 2 से इंटू कर रहे हैं। मैथ भी आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। इसको ऐसे इंटू करिए, 42 को 0.1429 से इंटू करिए। सर 6.0018 आ रहा है, 6 ले लीजिए। डी प्लस 2.4 माइनस ये, ठीक है। क्या करिएगा? डी को एक तरफ करिए, उसको एक तरफ करिए, 6 माइनस 2.4 कर दीजिए। इधर में डी में से 0.4 डी बच गया तो कितना बचेगा? 0.6 डी, यही तो यहाँ कितना बच जाएगा? 6 में से माइनस 2.4 कर देने से 3.6 इक्वल टू 0.6 डी। तो इसका मतलब डी इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 0.6, 6। आखिरकार डी 6 आ गया। तो 6 तो डी पता कर लिया ना। अब जब डी 6 है, डिविडेंड 6 है, ईपीएस, डी मतलब डीपीएस, डीपीएस अगर 6 है, ईपीएस आपका भी 6 है, तो आप पे आउट रेशियो पता नहीं कर सकते हैं? पे आउट रेशियो है, पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिखवाए हुए हैं, देखो, डीपीएस बाई ईपीएस। तो 6/6 यानी कि 100%। कुछ समझ में आया मुन्ना? इतना आसान क्वेश्चन ये नहीं था। यहाँ पर मज़ा का बात ये था कि आपको पे आउट रेशियो निकालना होगा। पहले ईपीएस केई के लिए पे आउट रेशियो एज्यूम करिए, फिर केई निकल जाएगा। फिर आप कंपेयर करने मत लग जाइएगा, ना भाई ऑप्टिमम है, पे आउट रेशियो 0% होगा। नहीं, पे आउट रेशियो आपको ऑप्टिमम नहीं है निकालना है, बिकॉज वो अपना मार्केट प्राइस बता दिया है, आपको बोला उस मार्केट प्राइस में आपका पे आउट कितना होगा। हमेशा आप ऑप्टिमम पे आउट रेशियो लेकर आप मार्केट प्राइस निकालते थे। वो अपना मार्केट प्राइस बताया है, वो ऑप्टिमम है कि नहीं, मैक्सिमम है कि नहीं, हमको नहीं पता ना। हमको तो उस मार्केट प्राइस पर हम लोग को पे आउट रेशियो निकालना है। क्लियर है? एक तरह क्वेश्चन है जिसमें ये इसको मतलब मेन मुद्दा ये था कि सारा डेटा को लोग फाइंड आउट किए। मतलब देखिए, इसमें P0 पता था, K पता किए, ठीक है ना, R पता था, ये जो कैपिटल आ रहा है इसमें 2 पोर्शन होता है, E माइनस डी, तो E वाला पोर्शन पता था, बस D वाला तो पोर्शन नहीं पता था ना। सॉल्व करके हम लोग D निकाल लिए। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ सर, इतना टफ था ये? सर क्या बोल रहे हैं, टफ ही था। चलिए आइए एक और क्वेश्चन। सर बस करिए, सर बस करिए।